हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि किस तरह से मैकेनिक्स सब्जेक्ट है वो इवॉल्व हुआ है और किस किस का मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है, या हम साइंस की बात करें, स्पेसिफिकली फिजिक्स या मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सर्कुलर व्हील की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो सर्कुलर व्हील की डिस्कवरी उससे क्या हुआ, सर्कुलर व्हील को उन्होंने बुलेट कार्ट में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने गाड़ी बनाई और उस गाड़ी को किससे रन करा देते, एनिमल्स पावर से रन कराते थे। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने पानी वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी सर्कुलर व्हील का यूज़ किया। दूसरा है कि ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल ने ये टर्म मैकेनिक्स से उसको कॉइन किया है। और अरिस्टोटल का जो ईयर्स हैं जिनमें वो ये दे रखा है इनका 384 से 322 BC। ठीक है, यहाँ तक ये एक्टिव रहे। देखो इसका क्या मतलब है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 322 BC का मतलब ये है कि ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्राइस्ट के बर्थ से 322 साल पहले। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्राइस्ट के बर्थ से 384 ईयर पहले। ठीक है, मतलब क्राइस्ट के जो बर्थ से 384 साल पहले तो इनका जन्म हुआ। ठीक है, और ये 322 साल पहले इनका डेथ हो गया। देखो इसमें उल्टा चलता है, जैसे ये हम वैसे ईयर्स में बात करें तो 1920 से लेके 1980। ठीक है, मतलब पहले छोटा बाद में बड़ा। लेकिन यहाँ पे उल्टा इसलिए है क्योंकि ये क्राइस्ट के बर्थ के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्राइस्ट मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से इधर नेगेटिव में जा रहे हैं तो इधर ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप इधर चलोगे तो ये संख्या बढ़ती आएगी। तो इनका ये 384 में इनका क्या हुआ, बर्थ हुआ है ना, 384 BC में। और जैसे इस तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का है तो इधर कम होता है। 322 में ये डेथ हुई है इनकी। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद BC के बाद आप देखेंगे, हिस्ट्री यदि पढ़ते होंगे तो ये चीज़ें शायद मालूम हो, चूँकि बच्चों को मालूम नहीं होता इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। BC के बाद अब क्या चल रहा है, अब बोलते हैं AD। ठीक है, AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनाई। एनो डोमिनाई का मतलब ये होता है कि जिस साल क्राइस्ट का बर्थ हुआ उस ईयर को हम एनो डोमिनाई बोलते हैं। अब जैसे 2020 चल रहा है तो ये 2020 AD, मतलब क्राइस्ट का जो बर्थ है वो 2020 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो BC और AD का मतलब आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो अगला कंट्रीब्यूशन है वो आर्किमिडीज का है। ठीक है, तो आर्किमिडीज कब एक्टिव रहे, आर्किमिडीज का ये दे रखा है 287 BC से 212 BC। ठीक है, और उन्होंने पहला हाइड्रोस्टैटिक लॉ बनाया। आपने आर्किमिडीज का जो फेमस प्रिंसिपल है वो स्कूल टाइम में पढ़ा ही होगा, है ना, और उससे रिलेटेड स्टोरी भी पढ़ी होगी कि आर्किमिडीज बेसिकली कहाँ के बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ग्रीक के थे, वो ग्रीस कंट्री था, तो है ना। और आप देखोगे कि जो आपके साइंस में हैं तो ग्रीस के इनिशियली जो ग्रीस था, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगे तो ग्रीस के लोग सबसे पहले सिविलाइज्ड हुए थे, है ना। इसलिए आपको साइंस में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के मिल जाएंगे। तो स्टोरी क्या थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, वो ये थी कि जो राजा था वहाँ का ग्रीस का, तो उसने सोने का कुछ हार बनवाया। ठीक है, सुनार को सोना दिया और उससे हार बनवाया। तो जैसे वो हार बन के आया तो उसको शक हुआ कि ये प्योर गोल्ड का नहीं है। ठीक है, तो आर्किमिडीज उनके जो किंगडम में थे वो सबसे बुद्धिमान, मतलब इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट सब थे। तो उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया और आर्किमिडीज से पूछा कि ये चेक करो, ये वेरीफाई करो कि ये सोने का है या नहीं है। ठीक है, तो आर्किमिडीज मतलब नहा रहे थे और वो सोच रहे थे, काफ़ी टाइम उन्होंने सोचा, तो उनको समझ में आया कि जैसे ही कोई चीज़ पानी में जाती है तो हल्का महसूस करती है वो। ठीक है, और वो टब में जैसे ही एंटर किया तो टब में से कुछ पानी बाहर आ गया। तो उन्होंने सोचा जो पानी बाहर आ रहा है और जो हम हल्का महसूस कर रहे हैं वो बेसिकली ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से होगा। तो उनको समझ में आया कि जैसे ही पानी में आप कोई चीज़ डुबोते हैं तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोएंसी फोर्स बोलते हैं।
ठीक है। और वो बायोंसी फोर्स किसके बराबर होता है, जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, ठीक है। अब उन्होंने कैसे वेरीफाई किया कि गोल्ड है या नहीं है, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, ज़्यादा डेंस होता है इन कंपेरिजन टू कॉपर और वो सारी चीज़ें, है ना। उनको राजा को शक था कि इसमें ये पीतल वगैरह कुछ मिला देता है या तांबा मिला देता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा भारी होगा, जितना डेंस होगा वो उतना कम वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, और कम डेंस होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। इस तरह से उन्होंने ये डिस्कवर की। तो यहाँ से एक फेमस लॉ आया, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, या बायोंसी का प्रिंसिपल बोलते हैं, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है। जो आपके शिप वगैरह डिज़ाइन होते हैं वो बेसिकली सब किस पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, है ना। हालांकि बाद में बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें इसमें डेवलप हुई, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही था। क्योंकि आप अभी ये हाइड्रोस्टैटिक मैं मैकेनिक्स में क्यों बता रहा हूँ, ये भी मैकेनिक्स का पार्ट है। यदि आप मैकेनिक्स को आगे देखोगे तो मैकेनिक्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं। मैकेनिक्स में बेसिकली आप पढ़ेंगे तो एक तो आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स है जिसमें रिजिड बॉडीज़ को कंसीडर किया जाता है, फिर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है, सिर्फ अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है, जिसमें बॉडी को हम कैसा मानते हैं, रिजिड बॉडी कंसीडर करके चलते हैं। और रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है, रिजिड बॉडी कोई कब कहलाएगी, जब उस पर यदि आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आए, है ना, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया। जैसे अभी है तो मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है इसका शेप और साइज में, तो इसको हम रिजिड बॉडी कंसीडर करके चल सकते हैं। तो मैकेनिक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसके अलावा आप देखेंगे फिर इसमें बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि आपका 1325 है ना से 1325 से 1350 जे बर्टन इन्होंने डिस्कस किया बॉडी इन मोशन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक चीज़ें 212 बीसी तक मतलब ये चीज़ें हुई डिस्कवर। फिर उसके बाद कुछ ऐसा खास इसमें मतलब चीज़ें ईजाद नहीं हुई, ठीक है, किसी का खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। उसके बाद ये फिर दोबारा से यदि होगा भी तो हो सकता है वो लिटरेचर नहीं हो। तो मतलब जो लिटरेचर अवेलेबल है उसमें यही है कि यहाँ तक ये चीज़ों में हुआ, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल डिस्कवर हुआ। अब आप सोचो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बहुत पहले डिस्कवर हो गया था। फिर इन्होंने बताया जे बर्टन ने बॉडी इन मोशन के बारे में कुछ डिस्कशन किया। फिर हैं थॉमस बर्डीन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने प्लेन मोशन की बॉडीज़ पर वर्कआउट किया। इसके बाद देखो लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट पेंटर था। तो उन्होंने ये कब एक्टिव रहे, 1452 से 1519, मतलब 1519, 1452 से 1519 तक। और इन्होंने मैकेनिक्स के बारे में काफ़ी आइडियाज़ दिए, फ्रिक्शन के बारे में दिए, ठीक है। अब इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो है एक तो गैलीलियो का और एक है सर आइजैक न्यूटन का, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया। दूसरा इन्होंने एक रफ आइडिया दिया, रूडिमेंट्री आइडिया दिया इनर्शिया के बारे में, है ना। गैलीलियो ने बताया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। ह्यूगन्स ने मोशन ऑफ पेंडुलम के बारे में बताया। लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है जो मैकेनिक्स आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो इन सज्जन की वजह से, आइजैक न्यूटन की वजह से, है ना। पूरा जो मैकेनिक्स है वो न्यूटन के 3 लॉ पे बेस्ड है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, प्लस उनके अलग की कंट्रीब्यूशन। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें मैकेनिक्स में पढ़ते हैं इट इज़ बेस्ड अपॉन न्यूटन्स लॉ, ठीक है। उसका बर्नौली है तो उन्होंने तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन न्यूटन, गैलीलियो, इन सब का है, आर्किमिडीज, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो मैकेनिक्स की यदि हम बात करें तो मैकेनिक्स क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। आई थिंक इट इज नॉट, ठीक है।
तो ये है। अब रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी, जो बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं, है ना, जिस पे फोर्स अप्लाई। तो ये होता है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में को भी हम फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली इसमें ये थोड़ा सा मैं और बताऊँ आपको, इसमें सॉलिड के लिए अलग मैकेनिक्स पढ़ते हैं और लिक्विड्स के लिए जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड का मतलब जिसमें लिक्विड और गैसेस दोनों आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक बड़ा पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। सॉलिड में आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम क्या करके चलते हैं कि बॉडी रिजिड होती है। रिजिड का मतलब वो डिफॉर्म नहीं होगी। दूसरा होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या फिर उसको बोलते हैं सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें बॉडी को हम कैसा मान के चलते हैं, डिफॉर्मेबल मान के चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब बॉडी की जो डायमेंशंस है वो शेप और साइज क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा फोर्स अप्लाई करने पे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, वो सारे कॉन्सेप्ट आपका मशीन डिज़ाइन, जो भी जैसे सिविल में या मैकेनिकल में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको मैकेनिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है ना। इसी तरह यदि हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड्स में आपका ये लिक्विड के बारे में हम स्टडी करते हैं, लिक्विड की मैकेनिक्स का, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ऐसे ही यदि हम गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं, देखो गैसेस और लिक्विड में क्या होता है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि यदि आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज भी होगा भी तो बहुत निग्लिजिबल होगा, जिसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो लिक्विड्स को हम जनरली क्या कंसीडर करके चलते हैं, इनकम्प्रेसिबल कंसीडर करके चलते हैं, और गैसेस को क्या कंसीडर करके चलते हैं, कंप्रेसिबल करके चलते हैं। मतलब इनके ऊपर यदि आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनका जो वॉल्यूम वो चेंज हो जाएगा। और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं रियोलॉजी। जनरली ये बीटेक या डिप्लोमा के सिलेबस में कवर नहीं कराया जाते, हायर स्टडीज़ में कवर कराया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम स्पेसिफिकली अभी इसमें बात करने वाले हैं सिर्फ इसकी मैकेनिक्स वाले पार्ट की। ठीक है, इन सब की स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि मैकेनिक्स से रिलेटेड है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैकेनिक्स जो होती है उस मैकेनिक्स को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स के केस में बेसिकली क्या मानते हैं, बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, इसको बॉडी एट रेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम दूसरी तरह से भी बोलते हैं कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, और नेट जो मूवमेंट होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अब डायनेमिक्स का मतलब बॉडी मोशन में होगा। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट मोशन। और डायनेमिक्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होता है काइनेटिक्स और दूसरा होता है काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो काइनेटिक्स होती है उसमें फोर्सेस को कंसीडर करके चलते हैं, जिन फोर्सेस की वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, और काइनामेटिक्स में हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करके चलते हैं। ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, जैसे कुछ इक्वेशन पढ़ी होंगे, जैसे एस इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी, इस तरह से इक्वेशन पढ़ी। तो ये सब इक्वेशन किस में आएंगी, काइनामेटिक्स में आएंगी, जिसमें हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, स्टडी तो कर रहे हैं, है ना। जनरली पाथ किस तरह का फॉलो किया, है ना, वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिसमें हम फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं उसको हम बोलते हैं काइनामेटिक्स। और जहाँ पे हम फोर्सेस को कंसीडर करते हैं, जो कि फोर्सेस आपका मोशन कॉज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। ठीक, तो ये जनरली क्या होता है, ये जो काइनेटिक्स वाला पार्ट होता है ये पढ़ते हो आप काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में, है ना, या फिर एक सब्जेक्ट होता है, सॉरी ये काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हो आप थ्योरी ऑफ मशीन या डायनेमिक्स ऑफ मशीन, डोम।
और ये काइनेमेटिक्स वाला चीज़ है, ये पढ़ते हो आप काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, मैकेनिकल के स्टूडेंट की स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में जनरली क्या है, मैकेनिज्म वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में किस तरह से मोशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, कितना उसका लेंथ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन उसमें जो फोर्सेस लगते हैं उसको कंसीडर नहीं करते हैं। डायनेमिक्स में क्या होता है, आप सारे फोर्सेस वगैरह को कंसीडर करके चलते हैं, है ना, या काइनेटिक्स में सारे फोर्सेस को कंसीडर करके चलते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ होती है यूनिट्स, आपका क्वांटिटी। पहले हम या फिर यूनिट्स हम बात करें तो यूनिट्स आपने देखा दो तरह की यूनिट होते हैं, है ना, एक तो फंडामेंटल यूनिट होती है और एक होती है ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है आपका डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट में बेसिकली तीन आते हैं आपका एम, एल, टी, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। बाकी जो सारी यूनिट हैं, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, पावर है, एनर्जी है, ये सब किस में आएंगे, ड्राइव्ड यूनिट में आएंगे, क्योंकि ये सब का फॉर्मेशन इन्हीं से कहीं ना कहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट ये बेसिक्स होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ में काम आते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट हो, चाहे थर्मल के सब्जेक्ट हो, चाहे प्रोडक्शन के सब्जेक्ट हो, ये बेसिक चीज़ है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है, CGS सिस्टम होता है एक, आपका APS सिस्टम होता है, MK सिस्टम होता है, और होता है आपका SI यूनिट, SI सिस्टम। देखिए पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन आजकल जो यूज़ होता है वो SI सिस्टम यूज़ होता है। CGS का क्या मतलब वो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। APS का क्या मतलब होता है, फुट पाउंड सेकंड, ठीक। इसका मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लेंथ है वो सेंटीमीटर मेजर की जा रही है, मास ग्राम में मेजर किया जा रहा है, टाइम सेकेंड में मेजर किया जा रहा है, या फिर उनके उसमें जो उनके डिवीजन्स होंगे उसके टर्म्स हैं। यहाँ पे फुट पाउंड सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस फुट में मेजर की जा रही है, फुट या फीट बोलते हैं उसको, पाउंड में मास मेजर किया जा रहा है, सेकंड में टाइम मेजर किया जा रहा है ना। और फुट का मतलब इंच, इंच भी एक क्या होता है, फुट का सब डिवीजन होता है, तो उसमें मेजर कर सकते हैं पाउंड, ठीक है। आपको मालूम होगा कि आपका जो 1 किलोग्राम होता है उसमें करीब आपका 2.2 पाउंड होता है। MK सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड। SI सिस्टम ये सबसे एक्सेप्टेड सिस्टम होता है, मतलब अभी जो बुक्स वगैरह में उनमें सब में SI यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम में काफ़ी चीज़ कॉमन है, मतलब थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, बाकी अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है, कॉमन है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।